आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल करेंगे हम। ये 5 डेज आपके जो क्लास है फिजिकल क्लासेस 17 है 20 ऑफ अगस्त, ठीक है। तो इसमें इंशाल्लाह हम सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। क्लासेस की ड्यूरेशन वैसे टाइमिंग होगी 9 to 3, लेकिन मे भी जो जिस दिन घटा करके अगर वो हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम आपको मैं आपको छुट्टी जल्दी कर दूँगा, ठीक है। लेकिन आप माइंड में रखें मैक्सिमम 3 होगा, ठीक है। तो हम सेल्स टैक्स शुरू करते हैं। सेल्स टैक्स हमने अगर आपको याद हो तो पहले लेक्चर में मैंने मार्क्स क्लासिफिकेशन बताया, ठीक है। मार्क्स क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कहा था कि सेल्स टैक्स जो एरिया है ये सबसे छोटा एरिया है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन जो आपका पेपर है, ठीक है। और यहाँ से कंफर्म मिनिमम 25 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट होता है, मिनिमम, ठीक है। नॉर्मली वो 28 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से सेट करता है। एवरेज जो वो टेस्ट करता है वो कितना टेस्ट करता है? 28 to 30। लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स में आप देख लें तो वो न्यूमेरिकल टेस्ट करता है 15+ मार्क्स में, या 17 मार्क्स का, या 18 मार्क्स का, या 16 मार्क्स का। पहले वो 11-12 मार्क्स का न्यूमेरिकल टेस्ट करता था, वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी होता था। अब वो थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल टेस्ट करता है और उसके वो इन एग्रीगेट मार्क्स देता है 17 मार्क्स, 18 मार्क्स, ठीक है। बाकी मिनिमम 10 to 12 मार्क्स की वो थ्योरी टेस्ट करता है, समझ में आई बात? तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स टेस्ट होते हैं? 30 मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम 30, मिनिमम 25 मार्क्स। अब पहले ये समझ लीजिए, यानी जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं ये आगे आते हैं आप। अच्छा, पहले ये समझ लें, मैं कह रहा हूँ कि ये आसान है। आसान क्यों है? इसके प्रिपरेशन का तरीका क्या है, मेथड क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जब ये हम क्लास में पढ़ेंगे और 20 अगस्त को आप घर चले जाएंगे, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो 20 अगस्त तक आपके लिए 25 मार्क्स या 30 मार्क्स या आपके प्रिपेयर हो, मतलब 5 दिन आपने मेहनत करो, ठीक है। न्यूमेरिकल आपका मेरे ख्याल में 80 to 90% चीज़ें आपको आज क्लियर हो जाएंगी। और इसमें जो अच्छी बात है इसके न्यूमेरिकल में वो ये है कि ये आप पिछले 20 साल के न्यूमेरिकल देख लें तो एक ही पैटर्न में वो टेस्ट है, ठीक है। एक आज एडजस्टमेंट वो हर अटेम्प्ट में न्यू टेस्ट करता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो चीज़ें आपको समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। फिर इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल लगती है कि सर ये थ्योरी मुश्किल है, 20-25 पेजेस की थ्योरी है। उसके लिए आसान तरीका क्या है? उसके लिए आसान तरीका ये है कि मैं आपको पास पेपर दूंगा, ठीक है। इसके पास पेपर्स आप करेंगे तो ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन टेस्ट, ठीक है। आप थ्योरी सिर्फ याद करेंगे, ठीक है। आप रट्टा है 100% कंप्लीट रट्टा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ आए आपको ना आए आपने याद कर, ठीक है। आप रट्टा लगाएंगे, आप क्रेमिंग करेंगे, फिर भी अगर आपसे वो आईकेट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए आसान तरीका क्या कि आप याद करने के साथ साथ क्या करें, इसके पास पेपर्स करें, कम से कम लास्ट 10 अटेम्प्ट्स की पास पेपर्स आप करें, समझ में आएगा। कम से कम 10 अटेम्प्ट की आप पास पेपर्स अटेम्प्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से वो किस तरह का क्वेश्चन टेस्ट होता है। अच्छा, सेल्स टैक्स मेरे ख्याल में आज, कल और परसों हमारा सेल्स टैक्स कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर हमारे पास 2 दिन रह जाएंगे, तो 2 दिन में एक हमारा इनकम टैक्स का चैप्टर रहता है, असेसमेंट अपील्स एंड रिटर्न्स का, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है।
और उसके बाद फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो मैंने आपके साथ मेरे ख्याल में नोट्स शेयर किए हैं, और उससे रिलेटेड जो लेक्चर था वो कल रात को मैंने शेयर किया है। मैंने दिया था इनको, लेकिन इन्होंने मैनेजमेंट ने शेयर नहीं किया था आपके साथ। चले वो खैर है, कोई नहीं। हम इन 5 डेज में सारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। 20 अगस्त तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 20 अगस्त को आखिरी आधा पौना घंटा या घंटा हम इंशाल्लाह पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ये किस तरह से आपने 3 आवर्स प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। 20 अगस्त को मैं इंशाल्लाह आपको पूरा 21 सितंबर तक जो आपके पेपर का टाइम टेबल है वो इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा, तो आपने डेट वाइज उसी तरह से प्रिपरेशन, ठीक है। तो सेंसेक्स 2 एरियाज है, एक है न्यूमेरिकल का और एक है थ्योरी का। सबसे इनकम टैक्स में हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी, फिर हमने न्यूमेरिकल किया। यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आएंगे। इससे आपको चीज़ें आसान होंगी। ये तरीका जो है इससे आपको थ्योरी में फिर आसान होगा, समझ में आएगा। तो सेंसेक्स न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं। सेंसेक्स को वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। आपने नाम सुना, ठीक है। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स, इसको वेज भी कहते हैं। ये वैल्यू एडेड टैक्स इसको क्यों कहते हैं, ये हम अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगी कि इसको क्यों कहते हैं। सेल्स टैक्स, जो सेल्स टैक्स रेट है हमारे पास इस अटेम्प्ट में वो है 17%। कितना परसेंट? 17%, ठीक हो गया। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, 2 किस्म के टैक्सेस है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम अपनी इनकम पे, जैसे अब्दुर्रहमान फॉर एग्जांपल जॉब कर रहा है और सैलरी अर्न कर रहा है, तो मैं अपनी सैलरी पे खुद में टैक्स पे करता हूँ, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक हो गया। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? सेल्स टैक्स आप देखें, आप दुकान पे जाते हो, आप चीनी परचेज करते हो, ठीक है, तो आप 17% टैक्स पे कर देते हो दुकानदार को। आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो तो आपकी अगर शुगर की कीमत कितनी है 100 रुपीज, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, तो आपको कितना पे करना पड़ता है 117 रुपीज, ये 17 रुपए उसमें क्या होते हैं टैक्स। फिर अब दुकानदार, आप बताएं क्या दुकानदार एफबीआर नहीं है ना, समझ में आ रही बात। तो इसको ये हम दुकानदार को पे करते हैं, दुकानदार आगे फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर को पे करता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को पे करता है, होलसेलर आगे फैक्ट्री को पे करता है, और फैक्ट्री आगे जाके किसको पे करता है डिपार्टमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स मेरा है, अब्दुर्रहमान का है जिसने परचेज की, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट को डायरेक्टली वो टैक्स पे नहीं किया, एक प्रॉपर चैनल प्रोसीजर के थ्रू वो टैक्स पहुंच जाता है एफबीआर, समझ में आ रही बात। तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। सेल्स टैक्स भी कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। सेल्स टैक्स में जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आउटपुट टैक्स। अच्छा, सेल्स टैक्स लायबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला है सेल्स टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स। ये सेल्स टैक्स का लायबिलिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ठीक है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स। फिर अब आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं और इनपुट टैक्स किसे कहते हैं ये हम समझ लेते हैं। आउटपुट टैक्स जो है ये सेल्स पे होता है, किस पे होता है
सेल्स है, और इनपुट टैक्स जो है ये होता है परचेज। ठीक हो, क्लियर? अब इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो समझना है। आपको अगर वो चीज समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको सेल्स टैक्स ज्यादा पोर्शन जो है आपको आराम से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है और ये सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक हो गया। मिस्टर ए से रॉ मटेरियल परचेज किया मिस्टर बी, purchases raw material from Mr. A। For example, इस raw material की जो Mr. A ने Mr. B ने Mr. A से परचेज किया है, इसकी वैल्यू की फॉर एग्जांपल ₹1। ठीक हो भाई? ए ने बी को क्या सप्लाई किया? रॉ मटेरियल जिसकी वर्थ क्या थी? 1 लाख। अब मिस्टर बी जो है ये मिस्टर ए को पेमेंट करेगा, और कितने टाइप के पेमेंट करेगा? एक तो वैल्यू पे करेगा और एक मिस्टर बी क्या पे करेगा? सेल्स टैक्स पे करेगा। तो सेल्स टैक्स इस पे कितना आएगा? 1 लाख रुपए। ठीक हो गया। अब ये मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को टोटल कितनी पेमेंट करेगा? 1,17,000। अब आपसे कोई पूछे कि मिस्टर ए को जो पेमेंट मिली है, ठीक है, इसमें मिस्टर ए के पैसे कितने? मिस्टर ए के गुड्स की वैल्यू क्या थी? 1 लाख। ये 17,000 क्या चीज है? सेल्स टैक्स। तो क्या सेल्स टैक्स पे मिस्टर ए का हक है कि ये गवर्नमेंट का? समझ में आ रही बात? तो मिस्टर ए ने यहाँ पे क्या किए? सेल्स किए, परचेज क्या किए भाई? सेल्स किए ना। तो सेल्स पे कौन सा टैक्स होगा? मिस्टर ए के पास ये जो 17,000 रुपए पड़ा है, ये क्या है? आउटपुट टैक्स। आउटपुट का मतलब ये है कि ये पे करेगा टू एफबीआर या सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। समझ में आ रही बात? लेकिन मुझे ये बताए, अब आप थोड़ा सा सोच के, कि मिस्टर ए जब डिपार्टमेंट को ये 17,000 टैक्स पे करेगा तो मिस्टर ए डिपार्टमेंट को क्या कहेगा? ये टैक्स किसका है? मेरा है या किसी और? सोचे नहीं, ये टैक्स है किसका? किसके जेब से गया ये टैक्स? मिस्टर बी। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का तकरीबन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टैक्स है किसका? बी का, और पे कौन कर रहा है? समझ में आ रही बात? जी मुंह से ये हटा दो, खत्म हो गया। दादी नहीं, लेकिन अब बिल्कुल गवर्नमेंट है ना, उसका हटा दो। आपको बुझुआ तो नहीं बता, ठीक है? ये यहाँ पे सारा कोरोना की जी, ये टैक्स किसका था? अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए। सेल्स टैक्स का रूप है कि जो सेल्स टैक्स का बर्डन होता है ना, सेल्स टैक्स वो और से सुने, नोट ना करें भाई, इधर सुनो। सेल्स टैक्स वो पर्सन पे करेगा, मेरी स्टेटमेंट पे गौर करना। पाकिस्तान में रूल है सेल्स टैक्स का कि सेल्स टैक्स वो पर्सन पे करेगा जो उन गुड्स को फाइनल कंज्यूम करे। जो क्या करेगा? फाइनल कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो मिस्टर बी जो है ये मैन्युफैक्चरर क्या है? इसकी फैक्ट्री है,
तो अब आप मुझे बताएं कि मिस्टर बी ने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है, क्या ये इस रॉ मटेरियल का फाइनल कंज्यूमर नहीं है ना? वो फैक्ट्री में इस रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करेगा, फिर वो चीजें आगे सेल। और मैंने स्टेटमेंट क्या बताया कि सेल्स टैक्स बर्डन किसके ऊपर आएगा? तो मिस्टर बी फाइनल कंज्यूमर है। जो फाइनल कंज्यूमर नहीं है उसके लिए रूल क्या है? उसके लिए सेल्स टैक्स का रूल ये है कि जो भी बंदा फाइनल कंज्यूमर नहीं है, ये डिपार्टमेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये सेल्स टैक्स एक्ट 1992 कह रहा है, ये लॉ की प्रोविजन है सेल्स टैक्स की। और वो प्रोविजन क्या है कि जो बंदा इन गुड्स का फाइनल कंज्यूमर नहीं है और उसने जितना सेल्स टैक्स पे किया है वो मैं उसको वापस करूंगा। क्योंकि पहला प्रोविजन क्या है? बर्डन फॉल करेगा किसके ऊपर? तो आप क्वेश्चन खुद से पूछे, क्या मिस्टर बी फाइनल कंज्यूमर है? तो क्या मिस्टर बी पे सेल्स टैक्स का बर्डन आना चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर बी ने जो 17,000 टैक्स पे किया है वो उसको वापस होना चाहिए। हाँ, तो ये जो 17,000 मिस्टर बी ने टैक्स पे किया है, इसको कहते हैं मिस्टर बी के लिए इनपुट टैक्स। ये इसको वापस होगा। कितना? क्यों वापस होगा? क्योंकि मिस्टर बी फाइनल कंज्यूमर क्लियर है? हाँ? अब आपसे कोई पूछे कि मुझे मिस्टर ए की सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके दे, तो दे सकते हैं। फार्मूला क्या लिखवाया? आउटपुट माइनस, तो ए का आउटपुट टैक्स कितना है? 17,000। ए का इनपुट टैक्स कितना? कुछ भी नहीं भाई, ए ने किसी से परचेज किए, हमने क्वेश्चन वहां से स्टार्ट किया। तो ए की सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? 17,000। सेल्स टैक्स लायबिलिटी फार्मूला क्या था? आउटपुट टैक्स कितना है और लेस इनपुट टैक्स। इनपुट कितना? 0। तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी मिस्टर ए की कितनी आती है? मिस्टर ए डिपार्टमेंट को कितना पे करेगा? क्लियर भाई? क्लियर है? अब हम आगे चले जाते हैं। मिस्टर बी मैन्युफैक्चरर था, इसकी फैक्ट्री थी और इसने मिस्टर सी को फाइनल गुड्स बना के जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको सप्लाई कर। क्या करती? सप्लाई। मैन्युफैक्चरर था मिस्टर बी, फाइनल गुड्स बना ली और किसको सप्लाई करती है? मिस्टर सी। अब मुझे बताएं मिस्टर बी को ये गुड्स कितने के मिले? वैल्यू बता। सेल्स टैक्स की अमाउंट कभी भी वैल्यू में ऐड नहीं करनी, दोनों को अलग अलग करना है। वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट और सेल्स टैक्स तो मैंने कहा था बी को वापस मिलेगा, तो उसको वैल्यू में क्यों शामिल करें? तो बी को वापस मिलना है ना, क्योंकि बी फाइनल कंज्यूमर नहीं। अब गुड्स कितने की मिली थी? 1 लाख की। इसने फैक्ट्री में कोई लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सारी चीजें ऐड करके फॉर एग्जांपल प्लास्टर किया था, चेयर बना दी। अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड ट्रांसफर करने पे कॉस्ट तो इनकर होगी ना, वो कॉस्ट प्लस इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और इसने इन गुड्स की वैल्यू लगा दी कि इनकी वैल्यू है 1,20,000। कितनी? 1 लाख इसको मिली थी और इसने अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन रख के 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया और मिस्टर सी को वो गुड्स कितने के देती है? 1 लाख। ठीक हो गया। अब मिस्टर सी जो है मिस्टर बी को कितने टाइम्स के पेमेंट करेगा? 2। कौन कौन से? गुड्स की वैल्यू, सेकंड सेल्स टैक्स। ठीक है, तो सेल्स टैक्स कितना पे करेगा? 120,000 का आप ले लें 17%। जल्दी यार, के पूरे तो सामने होने चाहिए। ठीक है, आप सबके
मैं इसके लिए ये दूसरी क्लास की कैलकुलेशन के लिए 5-5 मिनट वेट नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूँ उसी सेकंड के अंदर मुझे आंसर देना है। 20,000 ठीक हो गया भाई, क्लियर है। अब मिस्टर सी टोटल पेमेंट कितना करेगा मिस्टर बी को, टोटल बताए। 120 प्लस तो 140,400, जिसमें 20,400 टैक्स है और 1,20,000 गुड्स की। अब मुझे बताए बी के पास कोई टैक्स आया कितना, 20,400। 20,400 रुपए टैक्स जो है ये बी के लिए क्या होगा, ये किसका टैक्स है, बी का है कि सी का, सी का। तो ये बी किसको पे करेगा, डिपार्टमेंट को पे करेगा ना, सही पे करेगा। तो ये बी के लिए कौन सा टैक्स होगा, आउटपुट टैक्स, ठीक हो गया। और यही बी क्या जो डिस्ट्रीब्यूटर है मिस्टर सी, क्या ये फाइनल कंज्यूमर है इन गुड्स का, ये कर लेके जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। हम किस ले के ये आगे होलसेलर को ये गुड्स लेंगे, तो ये फाइनल कंज्यूमर। तो इसने जो टैक्स पे किया है वो इसको क्या होना चाहिए, तो ये 20,400 मिस्टर सी के लिए क्या होगा, भाई क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब आपसे पूछता है कि मिस्टर बी की सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दें जो मैन्युफैक्चरर है जिसकी फैक्ट्री। तो फार्मूला क्या था सेल्स टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट लेस। ये समझ लें, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट समझ। ये मोबाइल शॉप किसके पास है, बैग देखे यार पीछे पड़ा, बैग मेरे को, ये बैग आपका है, देख लो अगर पड़ा है तो जाके है यार, कोई बैग पड़ा है जो आपका नाम हो किसी और को, ये आपका है। जी अब देखें मिस्टर बी का हम कैलकुलेट करते हैं कि मिस्टर बी की आपको क्या है कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी, तो फार्मूला क्या था, मिस्टर बी का आउटपुट टैक्स कितना है, हाँ ये हमने कैलकुलेट किया है ना 20,000। इधर अब सुनिएगा, अब इम्पोर्टेंट लेस इनपुट टैक्स। मैंने कहा था मिस्टर बी ने जो टैक्स पे किया है वो मिस्टर बी को वापस मिलेगा। वापस किस तरह से मिलेगा, उसको कैश गवर्नमेंट वापस नहीं करती। गवर्नमेंट उसको कहती है बी को कि आपके पास मेरा टैक्स आया, बी कहता है जी आया। डिपार्टमेंट उससे पूछता है कितना आया जो आपने मुझे पे करना है, बी ने कहा 20,400, कहते हैं 20,400 आपने मुझे पे करना है, बी ने कहा यस। डिपार्टमेंट ने कहा मैंने आपको वापस कितना करना है, तो डिपार्टमेंट ने बी को कितना वापस करना है, बी का इनपुट कितना, 70 का। तो डिपार्टमेंट उसे कहता है यार ऐसे करो, जो मेरा टैक्स है उसमें अपने 7,000 अपने पास रखो, जो रिमेनिंग बच गया कितना बचा, 3,400 ये मुझे पे कर। ये बी की सेल्स टैक्स लायबिलिटी है। बी को फाइनल कंज्यूमर नहीं था, जो टैक्स पे किया था बी ने वो उसको वापस मिल गया। किस तरह से वापस मिलता है, डिपार्टमेंट उसको कैश में वापस नहीं करता। अब देखें, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद आराम से बैठा और इधर लोगों को लगा दिया है कि मेरा टैक्स इकट्ठा कर। अब भी अगर फ्रॉड करेगा भी कि मैंने जो सेल्स किए हैं वो इतने के किए हैं, मुझे टैक्स नहीं मिला, तो डिपार्टमेंट उसको कहेगा भाई आपने ऐसे बंदे को सेल्स क्यों किया है जिसने आपको टैक्स नहीं दिया, ये मेरा कसूर तो नहीं है ना, आपकी गलती है, आप 2 नंबर इंसान को क्यों सेल्स कर रहे हैं।
तो आप सिर्फ डिपार्टमेंट का नुकसान नहीं करें, बी अपना नुकसान भी करें। अगर आउटपुट ना हो तो बी क्या कर लेगा? समझ में आ रही बात? तो डिपार्टमेंट खुद आराम से बैठा है और लोग उसके लिए टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पैसे अपने जेब में रख रहे हैं, जो ऊपर वाले पैसे हैं वो डिपार्टमेंट को। अब भी जो है डिपार्टमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? 3000। मेरे ख्याल में यहाँ तक था, इससे आगे भी यही बात। अब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी ने ये जो चीजें थी ये मिस्टर एफ को सेल कर दिए जो फाइनल कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल, और नहीं बाकी सारे यही कॉन्सेप्ट्स, ठीक हो? किसको सेल कर दी? फाइनल कंज्यूमर। और इन गुड्स की वैल्यू उसने लगाई फॉर एग्जाम्पल 1,30,000, तो 1,30,000 पे सेल्स टैक्स कितना है? कैलकुलेट करें। 22,100। अब मिस्टर एफ मिस्टर सी को टोटल पेमेंट कितना करें? 130 प्लस तो 152,100। 152,100 में जो 22,100 है ये मिस्टर सी का कौन सा टैक्स है? ठीक है, और एफ का कौन सा टैक्स है? ये फाइनल कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर का इनपुट टैक्स ये बर्डन इस पे आना था, इसको अपना टैक्स। आपको कभी आपने चीनी परचेज करके फिर डिपार्टमेंट के पास गए हैं कि मुझे अपना टैक्स वापस करो? नहीं होता ना इस तरह। तो फाइनल कंज्यूमर को अपना टैक्स वापस। अब आपसे पूछे यहाँ पे कि मिस्टर सी की सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, तो मिस्टर सी की आउटपुट टैक्स कितना आया था मिस्टर सी के पास? 22,000। और इनपुट कितना था? जी कितना बचा? 2,300। हाँ 2,300। 17,000। ये मिस्टर सी की सेल्स टैक्स लायबिलिटी। जो मिस्टर सी का अपना टैक्स था वो जेब में रख दिया, जो एक्स्ट्रा पैसे आए थे। अब आप एक काम करें, 17,000 करें कैलकुलेट। 17,000 प्लस 3,400 प्लस 1,700 इज इक्वल टू 22,100 आया। फाइनल कंज्यूमर ने कितना टैक्स पे किया? 22,000। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि 17,000 एक टैक्स आ गया तो इधर यहाँ पे तो 20,400 दूसरा टैक्स आ गया, टोटल टैक्स बर्डन जो है वो ये आ गया। ये नहीं, ये दोनों नहीं, आखिर में जो फाइनल कंज्यूमर जितना टैक्स पे करता है ना, तो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर बर्डन वही आता है, स्टेप वाइज टैक्स। ये जो टैक्स होता है इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। स्टार्ट में कहा पहले स्टेप में वैल्यू क्या थी गुड्स की? 70। तो उसमें कितना टैक्स था? दूसरे में वैल्यू क्या थी? 1,20,000। तो पहले स्टेज और दूसरे स्टेज में कितनी एडिशन हुई वैल्यू में? 20,000 का 17% है, यह आएगा 34। आया। तीसरे स्टेज में वैल्यू क्या थी? 130,000 30,000 40,000 वो टैक्स है ना, वैल्यू अलग होती है। 1,20,000 की तीसरे स्टेज में क्या थी? 1,30,000। तो 1,20,000 और 1,30,000 कितना एडिशन हुआ वैल्यू? 10,000 का 17% है। समझ आ गई? इसको वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक स्टेज के ऊपर जो वैल्यू एडिशन होती है उस पे टैक्स लगता है, फिर जीरो से नहीं लगता। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? हाँ यस सर जी। तो ये था
सेल्स टैक्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स आपको एक्सप्लेन करता है। ये नोट करें अगर कर दो। जी, इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल के लिए ये जरूरी है कि आपको गुड्स का पता होना चाहिए। सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल के लिए टाइप्स ऑफ गुड्स कितने हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। एक को हम कहते हैं टैक्सेबल गुड्स और एक को हम कहते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स। टैक्सेबल गुड्स नाम से पता चल रहा है कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज है। एग्जेम्प्ट गुड्स इसके ऊपर सेल्स टैक्स अच्छा जो एग्जेम्प्ट गुड्स है जिसपे मैंने कहा कि सेल्स टैक्स नहीं होगा, तो दोनों नहीं होंगे, ना आउटपुट होगा ना इनपुट होगा। समझ में आ रही बात? एग्जेम्प्ट होगा, सेल्स भी उसकी एग्जेम्प्ट होगी और परचेज भी। अच्छा, आपने ये नंबरिंग याद रखनी है और आपने अभी जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा ना तो आपने कम से कम 4 से 5 पेजेस खाली छोड़ने हैं। जो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में फिर आएगा, अभी तो 2-3 कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल के जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे फिर कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको हम नंबर वाइज जो 4-5 पेजेस आपने खाली छोड़े होंगे वहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, समझ के नोट करेंगे। तो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट टैक्सेबल गुड्स वो है जिसपे सेल्स टैक्स चार्ज होता है। टैक्सेबल गुड्स के फर्दर 2 किस्म के हैं। एक होते हैं टैक्सेबल एट द रेट 17% और एक होते हैं टैक्सेबल एट द रेट 0%। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एग्जेम्प्ट पे भी 0% टैक्स होता है, मतलब टैक्स नहीं होता ना, 0% का यही मतलब, समझ में आ रही बात? और 0% तो ये दोनों सेम होने चाहिए। याद रखें, एग्जेम्प्ट पे बिल्कुल टैक्स नहीं है और इस पे टैक्स होता है नॉर्मली, लेकिन लॉ कहता है अगर ये गुड्स आप इस तरह से सेल्स करोगे तो फिर मैं आपसे 0% टैक्स लूंगा। है टैक्सेबल, लेकिन फिर मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा। समझ में आई बात? मतलब इसके परचेज पे अब्दुर्रहमान ने टैक्स दिया होगा 17%, लेकिन अब्दुर्रहमान इस तरह से सेल करेगा तो फिर अब्दुर्रहमान जिसको सेल करेगा उससे टैक्स नहीं देगा। मैंने तो दिया है ना और मैं नहीं लूंगा, तो क्या ये एग्जेम्प्ट होगी? एग्जेम्प्ट तो मैंने कहा उसकी सेल्स और परचेज दोनों पे टैक्स नहीं होगा। इसमें तो अब्दुर्रहमान ने जब परचेज किए थे टैक्स दिया था, जब अब्दुर्रहमान सेल कर रहा है तो टैक्स नहीं दे रहा, तो इसको हम एग्जेम्प्ट गुड्स कह सकते हैं? इसको क्या कहते हैं? टैक्सेबल एट द रेट। ये जो है टैक्सेबल एट द रेट 17% स्केड्यूल गिवन है आपको। जब मैं नोट्स दूंगा थ्योरेटिकल तो उसमें स्केड्यूल का मतलब लिस्ट गिवन है, आइटम्स गुड्स का लिस्ट। तो ये जो थर्ड स्केड्यूल के आइटम्स हैं वो यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। ये लिस्ट है, स्केड्यूल का मतलब गुड्स की जो लिस्ट है वो थर्ड स्केड्यूल के आइटम्स कितने पे टैक्सेबल है? 17%। क्लियर? 0% ये जो है इसमें एक्सपोर्ट्स आती है। क्या आती है? ठीक होगा। और ये जो स्केड्यूल है इसको हम कहते हैं 5th शेड्यूल। ठीक हो? एग्जाम पे कोई टैक्स नहीं, इसमें आ जाता है बुक्स जैसे कुरान पाक, ठीक है। इसमें आ जाती है मेडिसिन, ये दो है एग्जाम, इसमें कोई टैक्स नहीं होता।
और इसका जो स्केड्यूल है वो है 6 स्केड्यूल। ठीक हो गया? क्लियर? तो नॉर्मली कितने 3 टाइप्स के गुड्स है। अगर हम जनरली बात करें तो कितने टाइप्स के गुड्स है? 3। एक टैक्सेबल एट द रेट 17%, एक टैक्सेबल एट द रेट 0% और एक क्लियर? सेल्स टैक्स में हमेशा ये 3 किस्म। इन गुड्स की क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं ये बहुत जरूरी है। ठीक है? तो थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है सेल्स टैक्स में वो है ये रेस्ट थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन इनकम। क्या है अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन इनकम? ये जो गुड्स की क्लासिफिकेशन है ना, ये हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करते हैं। ठीक हो गया? अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिएगा। मिस्टर ए परचेजेस पेपर जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, आप रुपीज 1 मिस्टर ए ने क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल पेपर कितने का? 10 लाख रुपए। ठीक हो गया? और मिस्टर ए ने इनसे बुक्स बनाए, मतलब मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर का क्या फिनिश गुड्स बनाए, बुक्स। ठीक है? और मिस्टर ए ने वो बुक्स जो है उसमें कुछ इस तरह से सप्लाई की, मतलब ये सेल्स किए। क्या किए? 3 किस्म के सेल्स किए। एक ये सेल्स टैक्सेबल एट द रेट 17%, फॉर एग्जाम्पल ये किए रुपीज 5 लाख या 8 लाख। ये कितने के किए? 8 लाख। ठीक हो गया? इनमें से मिस्टर ए ने सेल्स किए एक्सपोर्ट्स, बाहर मुल्क, ठीक है, वो किए फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए। ठीक हो गया? और इसमें एग्जाम सप्लाईज किए, जैसे मैंने कहा ना कुरान पाक, वो 2 लाख रुपए। ठीक हो गया? अब ये गुड्स की क्लासिफिकेशन जो हमने कहा कि ये गुड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक हो गया? समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर आपको ये मेरी बात समझ आ गई तो आपको बाकी 2 से रिलेटेड समझ आ जाएगा। लोग कहता है, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ये गुड्स परचेज किए और मैंने 17% टैक्स दे दिया रेहान से। ये गुड्स मैंने 100 रुपए का परचेज किया और मैंने कितना टैक्स दे दिया? क्योंकि ये टैक्सेबल गुड्स थे एट द रेट। क्लियर? भाई क्लियर? समझ में आ रही? अब मैंने रेहान को कितना टैक्स दे दिया? 7। अब गौर से सुनिए। अब लोग मुझे कहता है कि अब्दुर्रहमान अगर ये गुड्स आप आगे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी को मैं सेल करने लगा, मैंने रेहान से परचेज किए, अब मैं सेल करने लगा हूं किसको? मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी को जो मैं सप्लाई कर रहा हूं वो भी टैक्सेबल है एट द रेट 17%। क्लियर? तो बी से जो मुझे टैक्स आएगा उसमें मैं अपने 17 रुपए रख लूंगा। जो ऊपर वाला फॉर एग्जाम्पल बी से मुझे 20 रुपए टैक्स आया, सेल्स टैक्स, इतनी वैल्यू थी कि उस पे सेल्स टैक्स कितना है? 20। तो 20 में से मेरा इनपुट टैक्स कितना है?
17 रुपए और 3 रुपए में किसको जमा कर दूंगा? भाई ये क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझ, ये गौर कीजिए। अब रेहान से मैंने 100 रुपए का ये गुड्स परचेज कर दी और मैंने कितना टैक्स पे कर? 17 रुपए। अब जो मैंने गुड्स परचेज किए ये मेरे पास आया और मैंने इन गुड्स में से ऐसी चेंजेस कर दी कि ये गुड्स कन्वर्ट हो गए एग्जेम्प्ट गुड्स में। कौन से गुड्स में? और मैंने आगे वो सेल कर दिए। भाई का नाम क्या? दाऊद। दाऊद को ये गुड्स मैंने सेल कर दिया। क्या दाऊद से मुझे टैक्स आए? क्यों? क्योंकि मेरे जो गुड्स थे उसमें मैंने कुछ ऐसी, फॉर एग्जांपल मैंने पेपर रेहान से परचेज किया था, मैंने कुरान पाक बना दिया और कुरान पाक आगे मैंने दाऊद को सेल कर दिया, तो दाऊद मुझे उसके ऊपर टैक्स देगा? नहीं देगा ना। मैंने तो टैक्स दिया है 17%। अब मुझे मिला टैक्स, क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये समझ में आ रही ना? तो अब जो मेरा 17% टैक्स है वो क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि अब मेरा इनपुट तो है लेकिन आउटपुट मेरे पास नहीं। समझ में आ रही बात? भाई क्लियर है? एग्जेम्प्ट गुड्स अगर मैं सप्लाई करता हूं तो लोग कहता है भाई ये वाले टैक्स मैंने आपको वापस नहीं। हाँ, आपने 17 रुपए टैक्स दिया है और मैंने आगे दाऊद को टैक्सेबल 17% पे ही सेल कर दिया, चेंजेस नहीं दी, लेकिन दाऊद से मुझे टैक्स मिला 10 रुपए। मैंने कितना पे किया? मतलब मार्केट में चेंजेस आ गई, गुड्स की वैल्यू नीचे आ गई। मैंने 100 रुपए का परचेज किया था रेहान से, मैंने आगे सेल कर दिया 60 रुपए। फॉर एग्जांपल 60 रुपए पे 17% आता है 10 रुपए, फॉर एग्जांपल। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियर? तो अब मुझे कितना मिला आउटपुट? 10 रुपए। मैंने पे कितना किया था? मेरा टैक्स कितना बनता है गवर्नमेंट की तरफ? और तो ये 7 रुपए मुझे गवर्नमेंट रिफंड करे। रिफंड वाला है? मेरी बात समझ में आ रही? बात चीजों को समझ ले, गौर कीजिएगा। लेकिन अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई करता हूं तो लोग कहते हैं जनाब मैंने तो नहीं कहा था, ये तो आपने खुद अपनी तरफ से कोई ऐसी चेंजेस कर ली गुड्स में कि आपने आगे सप्लाई एग्जेम्प्ट कर दिया, आपको आउटपुट टैक्स नहीं आया। मैंने तो कहा था आउटपुट टैक्स ले, उसमें अपना इनपुट एडजस्ट कर ले, बाकी जो बचा मेरी तरफ बचा, आपकी तरफ बचा, एडजस्ट कर ले। लेकिन अब तो मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाई की, मैंने तो गवर्नमेंट को 1 रुपए भी नहीं दिया। तो लोग कहता है आपने मुझे नहीं देना तो आपके 17 रुपए भी गए। क्लियर? भाई समझ में आया? इसी तरह ये अब आगे मैंने आपको समझा दी। अब आप गौर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग कहता है कि अब्दुर्रहमान मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए का पेपर परचेज किया। 10 लाख रुपए में जो इसने बुक्स सप्लाई किए हैं टैक्सेबल, इसके अगेंस्ट जो एडजस्ट इनपुट टैक्स होगा वो क्या होगा? एडजस्ट करते हैं ना आउटपुट के अगेंस्ट। ये किसकी बात कर रहा है? इनपुट टैक्स। जो आपने टैक्सेबल सेल्स किए हैं @17%, उसके अगेंस्ट जो आपका इनपुट टैक्स होगा वो क्या होगा? एडजस्ट आउटपुट लेस इनपुट, जो हमने पढ़ा वो ये वाला एकदम। ठीक है? इसके अगेंस्ट ये एग्जांपल दे दिया ना, इसके अगेंस्ट आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट लॉ कहता है कि आपने कितना % टैक्स चार्ज करना है। तो इसके अगेंस्ट जो आपका इनपुट टैक्स होता है वो गवर्नमेंट आपको रिफंड करना, जेब से रिफंड करना। वो क्यों? फॉर एग्जांपल मैंने रेहान से गुड्स परचेज कर दिए 100 रुपए के और वो मैंने बाहर मुल्क में सेल किए। तो लोग मुझे कहता है भाई जब आप बाहर चीजें सेल करोगे तो बाहर के कस्टमर से आपने सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना, 0% पे है टैक्सेबल गुड्स, लेकिन टैक्स रेट क्या है? 0%। क्लियर? मैंने कहा क्यों नहीं करने? गवर्नमेंट कहता है यार इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स को compete करने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो है वो प्राइस को कंट्रोल करना। तो आप 17% चार्ज करोगे तो 100 रुपए कीमत है, कीमत कहाँ चली जाएगी? 117। फाइनल कंज्यूमर तो 117 पे करेगा ना। तो
तो आप ये 100 रुपए पे ही दें। कितने में दें? तो मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ जनाब इसके अगेंस्ट जो मैंने 17% टैक्स पे किया, तो गवर्नमेंट मुझे कहता है परेशान नहीं होना, वो 17 रुपए में आपको अपने खजाने से वापस कर दूंगा, जो आपका इनपुट टैक्स बनता है वो मैं आपको रिफंड दूंगा। किस केस में? समझ में आया? अब ये इनपुट टैक्स जो है ये 3 जगहों पे डिवाइड होगा। कितने जगहों पे डिवाइड होगा? इनपुट टैक्स पे कितना किया था? 117,000 पे किया होगा ना परचेजेस के ऊपर। 170,000 ये पे किया होगा ना, ठीक है। अब एक 70 में ऐसा टैक्स भी है जो एडजस्ट भी होगा, ऐसा टैक्स भी है जो रिफंड भी होगा, और ऐसा टैक्स भी है जो जाया भी होगा। तो इसके लिए हम करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन। क्लियर भाई? क्लियर है? ये काम हमेशा, ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है ना, ये हमेशा हम वर्किंग में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? वर्किंग में। अब हम जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। किस तरह आप करोगे? इधर सुन लीजिए। मिस्टर ए है ना यार, ये देखो कैमरे में नजर आ रहा है? ये कहाँ है? नजर आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रही है। अब आ रहा है? मतलब यहाँ तक आ रहा है। ठीक जी। फार्मूला क्या था? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेना है @17%। तो उधर देखे 8% सेल्स कितनी? 8 लाख का 17% है। हाँ 136,000 लेस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स लोअर ऑफ, ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 आ गया। ये मैं आपको बता दूं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक है। जो आएगा मैंने आपको कहा ना, ये आसान कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो इनपुट टैक्स आपने लेस करना है वो दोनों में से लोअर। लोअर कौन सा? एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक हो गया। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स हमारे पास कैसे आएगा? वो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। पहले आप करोगे वर्किंग 1। वर्किंग 1 में आप कैलकुलेट करोगे कॉमन इनपुट टैक्स। क्या कैलकुलेट करोगे? कॉमन इनपुट टैक्स। जी परचेजेस कितनी थी? 1 मिलियन की। तो उस पे कौन सा टैक्स होगा? 17%। कितना आ जाएगा? 1 लाख। इसको कहते हैं कॉमन इनपुट टैक्स। ये सब पे है ना? अब इस 170,000 में एडजस्टेबल भी होगा, रिफंडेबल भी होगा और जाया भी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपोर्शनमेंट का हमेशा हर एक न्यूमेरिकल में, लेकिन अपोर्शनमेंट कब करोगे इसके लिए नोट लिख लो। When there is more than one type of supply, अगर एक किस्म की सप्लाई हो ना सेल्स हो, फिर हम अपोर्शनमेंट नहीं करते। अपोर्शनमेंट की जरूरत कब पड़ेगी? जब टैक्सेबल भी हो या एग्जेम्प्ट सिर्फ 2 हो फिर भी करेंगे, 3 हो फिर भी करेंगे, 1 हो तो फिर नहीं। एक कोई भी हो, रिफंडेबल हो, एक्सपोर्ट्स हो, एक किस्म की सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो फिर भी नहीं करेंगे, टैक्सेबल हो फिर भी नहीं। जब सप्लाई सेल्स एक किस्म से ज्यादा आगे हो फिर हम अपोर्शनमेंट करेंगे। क्लियर? अपोर्शनमेंट का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने गुड्स लिखने हैं सप्लाईज। सप्लाईज कितने किस्म के हो रहे हैं? टैक्सेबल भी हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं, इसको जीरो रेटेड भी कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट भी हो रहे हैं। इधर समझिएगा, पहले कॉलम में आ गया सप्लाईज, दूसरे कॉलम में सप्लाईज का टर्नओवर क्या आएगा? तो टैक्सेबल सप्लाईज कितने? 8 लाख। एक्सपोर्ट्स कितनी है? 3 लाख। और जीरो रेटेड कितनी है? देख ले, हाँ इसको टोटल करो, 8 3 11 और 12 13, 1.3 मिलियन की टोटल सप्लाई। ठीक हो गया भाई? क्लियर? थर्ड कॉलम में आएगा इनपुट टैक्स, कॉमन इनपुट टैक्स। क्या आएगा? कॉमन इनपुट टैक्स। कॉमन इनपुट टैक्स हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया? टोटल कितना आ रहा है? जिसको हमने पोर्शन करना है। अपोर्शनमेंट का फार्मूला क्या है समझ लीजिए, कॉमन इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। ठीक हो? तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, एक परसेंटेज का एक चीज आ जाएगी, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है ना। हाँ, जब ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय सप्लाई, जो अमाउंट आ जाएगी वो यहां चलो 170,000 डिवाइडेड बाय 1.3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8 लाख, तो टैक्सेबल गुड्स का जो इनपुट टैक्स में हिस्सा बनता है वो आ जाएगा 104,615। ठीक जी, उम्र आगे इसका सेम नहीं, 170,000 डिवाइडेड बाय 1.3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3 लाख एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स का हिस्सा आ जाएगा इनपुट टैक्स में। हाँ 39 to 30 और थर्ड इसके साथ मल्टीप्लाई करो 26153। ठीक हो गया? ये कौन सा टैक्स है? इनपुट का, जो एडजस्ट होगा अगेंस्ट आउटपुट के। ये कौन सा टैक्स है? जो रिफंड होगा। और ये कौन सा टैक्स है? एग्जेम्प्ट, जायज, इसका कुछ भी नहीं। तो अब इधर आ जाए, एक्चुअल इनपुट टैक्स वर्किंग 2 से कितना है? एडजस्टेबल लेके कितना है? 104,615। हाँ, और 90% आउटपुट कितना है? ये इसका 90% है 136,000। 122 दोनों में लो, और कौन सा एक्चुअल है ना? तो 104,615 ये करें, ये आपकी आ जाएगी सेल्स टैक्स लाइन। कितनी लाइन? 31385। ये आ गई। ठीक हो गया? अब इधर देखें, रिफंडेबल अगेंस्ट जीरो रेटेड कौन से वर्किंग से आया था? वर्किंग 2 से। अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स वर्किंग 2 से कितना आया था? 39,200। ये कभी इसमें आपस में एडजस्ट नहीं कर, ये अलग है। समझ में आएगा? जो रिफंडेबल होते हैं एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट वो जीरो, रेटेड के अगेंस्ट वो अलग से लिखने, और एग्जेम्प्ट का कुछ क्लियर? रिफंडेबल इन कैश में, ये डिपार्टमेंट ऑफ कैश पे होगा। क्लियर हो गया? नहीं, प्रैक्टिकली ये इसमें एडजस्ट होता प्रैक्टिकली, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट के पास जाओगे बैठोगे तो वो चीजें, लेकिन न्यूमेरिकली जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम दोनों चीजों को अलग अलग करते हैं, क्योंकि इसका रिफंड करने का जो टाइम है वो 45 डेज है। कितने डेज है? और ये टैक्स जमा करने के जो दिन है वो 15 दिन। सेल्स टैक्स रिटर्न हम हर महीने फाइल करते हैं। कब फाइल करते हैं? हर महीने।
ये अब अगस्त का महीना है ना, अगस्त का महीना खत्म होगा 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास अगस्त के रिटर्न का टाइम होगा 15 सितंबर तक, और टैक्स भी जमा करना होगा कब तक? 15 सितंबर तक। अगस्त में अगर मेरा कोई रिफंड आया, रिफंडेबल आया होगा 0 रेटिंग, तो वो मुझे कब मिलेगा? 31 अगस्त के विद इन 45 दिन, मतलब वो मुझे मिलेगा 15 अक्टूबर तक, लेकिन टैक्स मैंने कब पे करना? तो इसलिए दोनों को अलग अलग करना चाहिए। नॉर्मली प्रैक्टिकली वो आपस में एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर ना करें तो दोनों का टाइम ड्यूरेशन पेमेंट का और रिसीव करने का अलग अलग। क्लियर भाई? क्लियर है? जी है।